इसके बाद आती है लायबिलिटीज़ की वेरिफिकेशन। तो लायबिलिटीज़ की वेरिफिकेशन में ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहली लायबिलिटी है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये वो सप्लायर्स हैं जिनसे आपने गुड्स परचेज किए हैं उधार पे। तो कैसे वेरीफाई करेगा ऑडिटर इसको? सबसे पहले ऑडिटर एक लिस्ट मंगवा लेगा, एक स्केड्यूल मंगवा लेगा ट्रेड क्रेडिटर्स का, किस दिन जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, जिस दिन बैलेंस शीट बनी है, और इस स्केड्यूल को ऑडिटर वेरीफाई करेगा बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट के साथ। या ऑडिटर किस चीज़ के साथ वेरीफाई कर सकता है? आपके पास ऑर्डर रजिस्टर होगा, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं तो ऑर्डर रजिस्टर में डाला होगा, इनवॉइस रजिस्टर होगा, या गुड्स रिसीव्ड रजिस्टर होगा। तो इन डिटेल से भी आप ये लिस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो क्रेडिटर देता है उसकी जांच कर सकते हैं। उसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? उसका हम मिलान कर सकते हैं क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस से। तो जो बैलेंसेस हमने बनाए हैं उनका हम मिलान करेंगे जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्रेडिटर्स ने खुद दी है। अच्छा, इसके बाद जो गुड्स आप परचेज करते हैं ना, आपको पता है जब परचेज ऑफ गुड्स है वो आप दिखाते हो P&L अकाउंट में, तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आप क्या चेक कर सकते हैं, ऑडिटर क्या चेक कर सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मैच कर सकता है कि इस साल कितना प्रॉफिट है, पिछले साल कितना ग्रॉस प्रॉफिट का रेट था, और अगर उसमें कोई एकदम से असाधारण चेंज है तो उसका कारण ढूंढा जाएगा। अगर कोई परचेज इनवॉइस साल के एंड के बाद मिला है तो आप वेरीफाई करेंगे कि कहीं ये पिछले ईयर में शो तो नहीं कर दिया है, यानी आपके पास परचेज जो है वो इनवॉइस जो है वो नेक्स्ट ईयर मिला, लेकिन जब आपने बैलेंस शीट बनाई पिछले साल की तो कहीं वो आपने परचेज उसके अंदर तो शो नहीं कर दी। तो ऑडिटर मेक श्योर करेगा कि जब जिस साल में परचेज इनवॉइस मिला है उसी साल में क्रेडिटर को दिखाया जाएगा। इसके बाद है कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट शुड बी वेरीफाइड। कई बार क्या होता है, अगर क्लाइंट को कोई प्रोविज़न, जो हमारा क्लाइंट है वो कोई प्रोविज़न रखता है डिस्काउंट को लेकर, तो ऑडिटर उसको वेरीफाई करेगा हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट से। यानी अगर हमें कोई डिस्काउंट, अगर कंपनी को कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको चेक किया जाएगा कि क्या बैलेंस उस डिस्काउंट मिलने के बाद आउटस्टैंडिंग बचता है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो रिटन कम्युनिकेशन पत्र व्यवहार किया जा सकता है क्रेडिटर से और डाउट ले सकते हैं अपना। सेकंड है हमारा लोन। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई। तो लायबिलिटी, इस लोन को कैसे वेरीफाई किया जाएगा? सबसे पहले तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा एक लिस्ट ऑफ वेरियस लोन्स क्लाइंट से और उसको टैली करेगा इंडिविजुअल लोन अकाउंट्स, क्योंकि हो सकता है लोन आपने ए कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, बहुत सारी कंपनी से लिया हो, तो आप अलग अलग कंपनी से वो जो लिस्ट है उसको मिलान करेंगे। फिर लोन लिया है तो लोन एग्रीमेंट भी होगा, तो लोन एग्रीमेंट की जांच की जाएगी। लोन एग्रीमेंट के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसकी जांच की जाएगी। अगर इंटरेस्ट बनता है तो कितना इंटरेस्ट है वो पे हो गया है या नहीं उसकी जांच की जाएगी। ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो लोन एग्रीमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है या नहीं है, कितना लोन लिया गया है, कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी भी दिया है या नहीं। फिर ऑडिटर क्या देखेगा कि जब बैलेंस शीट बनती है साल के एंड में तो इंटरेस्ट भी होगा, लोन लिया है तो क्या इंटरेस्ट पे हो गया है। अगर इंटरेस्ट नहीं पे किया गया है तो क्या उसे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाया भी गया है या नहीं। और ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि लोन को भी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया गया है या नहीं। इसके बाद आता है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो ऑडिटर चेक करेगा कंपनी के MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किस लिए? ये चेक करे कि क्या कंपनी को अधिकार भी था डिबेंचर्स इशू करने का, और अगर अधिकार था तो किस लिमिट तक, मैक्सिमम कितनी अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। फिर ऑडिटर क्या वेरीफाई कर सकता है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड को वेरीफाई करेगा और उसे मिलान करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट के साथ। डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड क्या होती है बेटा? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी बनाती है ताकि डिबेंचर होल्डर्स के हितों को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो डिबेंचर, इसके अंदर हम ट्रस्टीज, कंपनी जो है वो ट्रस्टीज अपॉइंट करती है ताकि डिबेंचर होल्डर्स के हित जो हैं वो
प्रोटेक्टेड रहें। तो उस डीड की, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी चेक कर सकते हैं और उसे डिबेंचर अकाउंट के साथ मिलान कर सकते हैं। तीसरा क्या है, वेरीफाइड ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो हम प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम कहाँ दिखाएंगे हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अगर डिस्काउंट पर किया जाता है तो डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसे हम फिक्टिशियस एसेट ट्रीट करेंगे जब तक वो राइट ऑफ ना किया जा सके। तो ऑडिटर ये मेक श्योर करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि ये जो डिबेंचर्स हैं इनका ट्रीटमेंट सही किया गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रीमियम आया उसको हमने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे नहीं कर सकते, उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ही दिखाएंगे। अच्छा, अगर डिबेंचर्स हैं इशू किए हैं तो रिडीम भी होंगे, तो ऑडिटर को ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को लेकर क्या सुविधा प्रदान की गई है। इसके बाद आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है, लिस्ट मंगवा लेंगे बिल्स पेबल की, ऐसे सारे बिल्स पेबल जो आउटस्टैंडिंग है ऑडिटर उसकी लिस्ट मंगवा लेगा और उसको टैली करेगा, उसका मिलान करेगा। बिल्स पेबल की बुक होगी या बिल्स पेबल अकाउंट के साथ किया जा सकता है। ऐसे बिल्स जिनके लिए पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट हैज़ बीन मेड, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, कैश बुक के अंदर एंट्री होगी या बैंक की पासबुक के अंदर एंट्री होगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे बिल्स जिनके लिए पेमेंट हो चुकी होती है ना, वो बिल्स वापस आ जाते हैं बिजनेस में, तो आप उन्हें उन बिल्स की सहायता से भी जांच कर सकते हो। अगर कोई बिल डिसऑनर हो गया है या रिन्यू करवाना है तो ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज पे करना पड़ेगा, या तो इंटरेस्ट होगा या नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ऑडिटर को चेक करना है ये इंटरेस्ट या ये जो चार्जेस हैं, ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, इसे P&L अकाउंट में एज एक्सपेंस दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। और क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर कोई बिल्स जो हैं वो आफ्टर ड्यू डेट पे किए गए हैं, आप कैसे चेक करेंगे बेटा, ऑडिटर को ना कैश बुक वेरीफाई करनी पड़ेगी बैलेंस शीट बनने के कुछ दिनों बाद तक भी। क्यों, ताकि ऑडिटर ये मेक श्योर कर पाए कि जिस दिन बैलेंस शीट बनी है और जब ऑडिट किया गया है उसके बीच में अगर कोई समय था तो ऐसा तो नहीं उस समय में आपने कोई बिल पे कर दिया। लेट्स से बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2020 को और ऑडिट होता है 7 अप्रैल 2020 को, तो इन 7 दिनों के अंदर ऐसा तो नहीं कि कोई बिल्स की पेमेंट करके आपने वो पिछले साल के अंदर ही 2000 जो 31 मार्च 2020 तक का ईयर एंड है वहीं पर शो कर दी है। तो ऑडिटर को ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि कैश बुक अगले साल के कुछ दिनों की भी चेक करता रहे। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं, ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो लाइबिलिटी साइड में दिखाया गया है या नहीं। ऑडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री कैश बुक में भी होगी, बैंक की पासबुक में भी होगी, या ऑडिटर क्या कर सकता है, रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकता है बैंक से और बैंक से पूछ सकता है कि कितनी अमाउंट है। ऑडिटर को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज़ में दिखाया गया है या नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना बैलेंस रह गया है, या अगर कोई इंटरेस्ट पे करना है तो वो कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लिए ऑडिटर बैंक से पत्र व्यवहार कर सकता है। इसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, अगर आपने सपोज कोई एसेट परचेज किया है उधार पर तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए क्या वेरीफाई किया जा सकता है, आप देख सकते हैं कैश बुक में एंट्री की होगी अगर आपने कुछ परचेज किया है तो परचेज किया, परचेज एग्रीमेंट होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। अगर ज़रूरी है तो क्रेडिटर से आप लिखित में बातचीत कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं कि आप बता दीजिए कितनी पेमेंट ड्यू है, या एसेट अकाउंट के अंदर भी एंट्री की गई होगी अगर कोई एसेट परचेज किया है तो वहाँ से भी जांच की जा सकती है। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो खर्चे तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की गई, यानी जिस दिन बैलेंस शीट बनाई गई उस दिन तक इन खर्चों की पेमेंट नहीं की गई थी। तो ऑडिटर सबसे पहले तो क्या करेगा, एक प्रमाण पत्र लेगा
कि सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं। तो ऑडिटर कंपनी के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से एक प्रमाण पत्र लेगा जो प्रमाणित करेगा कि हमारी कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग खर्चे थे वो बैलेंस शीट में शो कर दिए गए हैं। अच्छा, जो रिकरिंग खर्चे हैं, रिकरिंग खर्चे कौन से होते हैं? जो बार बार होते हैं, जैसे कि रेंट है, हर महीने होता है, बिजली का बिल है, वेजेस हैं, सैलरी है, ये रिकरिंग खर्चे हैं। तो इनको आप कैसे चेक करेंगे? ऑडिटर को वेरीफाई करने पड़ेंगे ये, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस दिन बैलेंस शीट बनती है ये सारे खर्चे अकाउंट में एंटर किए जाते हैं। इन खर्चों को आप चेक कर सकते हैं, इन खर्चों के बिल्स होंगे, कोई रसीद होगी, नॉमिनल अकाउंट में इनकी एंट्रीज की गई होंगी, वहाँ से इन्हें वेरीफाई किया जा सकता है। जब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को वेरीफाई किया जाएगा, नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं इनकर किए जाते, तो इसमें आपको नेक्स्ट ईयर के इनवॉइस भी वेरीफाई करने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा तो नहीं है जब नेक्स्ट ईयर के इनवॉइस आप चेक करते हैं उसमें कोई प्रीवियस ईयर का इनवॉइस भी पड़ा है, यानी आपने कोई खर्चा किया नॉन रिकरिंग लेकिन उसकी एंट्री नहीं की, उसकी एंट्री आप सोच रहे हो यार खर्चा है, हमारा प्रॉफिट घट जाएगा, एंट्री अगले साल करेंगे। तो इसीलिए ऑडिटर को अगले साल के इनवॉइसेस भी चेक करने चाहिए कि कहीं उसमें कोई पिछले साल का इनवॉइस तो नहीं घुसा दिया है जिसकी एंट्री अभी तक पेंडिंग है। और क्या किया जा सकता है? कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस तो हो जाते हैं लेकिन अभी तक उनकी पूरी डिटेल नहीं है, यानी खर्चा तो हो गया लेकिन हमें पूरा नहीं पता कि किस कंपनी में कितना, कैसे, क्या अमाउंट हुई है। तो ऑडिटर को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि खर्चा तो हो ही गया, दिखाना तो है ही, तो क्या उस खर्चे का कोई प्रोविजन बनाया गया है कंपनी के अंदर या नहीं बनाया गया है। और क्या चेक कर सकते हैं? ऑडिटर वेरीफाई करेगा कैश बुक फॉर नेक्स्ट ईयर को भी। क्यों? ताकि वो ये चेक कर सके कि इस साल के खर्चे अगले साल में तो नहीं दिखा दिए गए हैं। ये मेन हेरा फेरी होती है कि हम ईयर एंड में 31 मार्च के आसपास, जैसे कोई 25 मार्च को खर्चा है तो उसे हम सोचते हैं छोड़ो यार 1 अप्रैल वाली जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें दिखा देंगे। तो इसीलिए ऑडिटर को अगले साल की कैश बुक भी देखनी पड़ेगी कि कहीं उसमें कोई पिछले साल का खर्चा तो नहीं दिखा दिया गया है। अच्छा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मैंने अभी बताया करंट ईयर के, उन्हें आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ ताकि आप चेक करें कि जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे और इस साल नहीं है, इसका मतलब उनकी पेमेंट हो गई है। तो डिटेल लीजिए कि उनकी पेमेंट कैसे की गई है। रिकरिंग खर्चे भी जो प्रीवियस ईयर के हैं उन्हें आप कंपेयर करेंगे इस साल के खर्चों से, कि यानी जो पिछले साल खर्चे होते थे और जो इस साल खर्चे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है उनमें कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव है कि पिछले साल तक तो जो खर्चे थे हमारे 25,000 के थे, इधर 25 लाख के हैं, तो भाई ऐसे क्या हेरा फेरी कर दी। तो ये कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। इसके बाद है कैपिटल। बेटा अगर नई कंपनी के केस में देखें जहां पर ऑडिट अभी तक नहीं किया गया है, फर्स्ट टाइम ऑडिट किया जा रहा है, तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में ऑडिटर को पढ़ना पड़ेगा। फिर ऑडिटर वेरीफाई करेगा कैश बुक, पासबुक, डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग की मिनट्स बुक। इन सब से क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कितने शेयर्स हैं, वो क्या किस किस क्लास के शेयर्स हैं, कितनी मनी उन पर ऑथराइज्ड थी, कितनी मनी पेड अप हो चुकी है, कितनी कॉल्ड अप है, कितनी अभी तक हमने कॉल नहीं की है। ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अच्छा, अगर कोई शेयर्स जो हैं वो वेंडर को इशू किए गए हैं, तो अगर वेंडर को शेयर्स इशू किए गए हैं तो कोई एग्रीमेंट भी होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तो ऑडिटर को उस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर कंपनी नई नहीं है यानी उसका ऑडिट पहले हो चुका है, तो ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि कैपिटल के चेंजेस को वेरीफाई करेगा। यानी अगर कैपिटल में कोई इंक्रीज है तो देखेगा कि क्या वो इंक्रीज प्रोविजंस के अंतर्गत है, कंपनीज एक्ट के रूल्स के अंतर्गत ही है, उससे ज़्यादा चेंज तो नहीं है। अगर कोई रिडक्शन है, कोई कमी है शेयर कैपिटल के अंदर, तो क्या वो रिडक्शन भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। पार्टनरशिप फर्म के केस में कैपिटल को कैसे वेरीफाई करेंगे? आप सबको पता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा आपके पास, कैश बुक होगी, पासबुक होगी, वहाँ सारी एंट्रीज की गई होंगी, तो उसके बेसिस पर भी कैपिटल वेरीफाई की जा सकती है।
और लास्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है बेटा? ये अभी तक हमारी लायबिलिटी बनी नहीं है, इट इज़ अ पॉसिबल लायबिलिटी, यानी ये हमारी लायबिलिटी हो सकती है। कब होगी? कोई ऐसा इवेंट आ जाए फ्यूचर में जिसके बेसिस पर वो लायबिलिटी बन जाए, लेकिन वो इवेंट हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इवेंट होगा ही। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी पॉसिबल है, इट इज़ अ पॉसिबल लायबिलिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का कोई केस चल रहा है, ठीक है। अगर कंपनी वो केस हार जाती है तो कंपनी को बहुत 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये 10 लाख रुपए आपकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर लायबिलिटी हो सकती है अगर वो इवेंट हो जाए। इवेंट क्या है? अगर कंपनी केस हार जाए। जैसे अगर हमने कोई गारंटी दी है, कंपनी ने कोई गारंटी दी है कि अगर ये काम नहीं हो पाता तो मैं पर्सनली लायबल हूँ, तो अगर वो गारंटी फेल हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी हो जाएगी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की वेरिफिकेशन के वक्त पर ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को सारी लायबिलिटीज़ जो कंटिंजेंट है उनकी डिटेल मांगनी पड़ेगी और वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये लायबिलिटीज़ क्यों कंटिंजेंट है, कि ऐसा क्या हो सकता है जिसके बेसिस पर ये कंटिंजेंट ये लायबिलिटी बन सकती है। दूसरा, कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप कैसे चेक कर सकते हैं? डायरेक्टर की मीटिंग होती है तो मिनट्स बुक लिखी जाती है, वहाँ सारी चीज़ें, अगर कोई अनयूजुअल सा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई असाधारण कॉन्ट्रैक्ट है, पहले नहीं एंटर किया गया था, तो उसे भी पढ़ा जाएगा कि ऐसा उसमें क्या लायबिलिटी हो सकती है। ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि हर कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न है भी या नहीं, कि अगर कल को वो पॉसिबल लायबिलिटी से एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती है तो क्या बैलेंस शीट में प्रोविज़न बनाया गया है या नहीं बनाया गया। अच्छा, बिल्स डिस्काउंट किए गए लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुए, तो उनको कैसे वेरीफाई करेंगे? बिल्स डिस्काउंट तो हो गया बैंक के साथ लेकिन मैच्योर नहीं हुआ, तो बैंक के पास डिटेल्स होंगी, तो बैंक से डिटेल्स रिसीव करके वेरीफाई किया जा सकता है। अच्छा, शेयर्स हैं कंपनी के, कुछ अमाउंट तो कॉल कर ली है लेकिन अभी तक भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है। लेट्स से 6 रुपये तक काउंट 10 रुपये पेड अप कैपिटल है, 6 रुपीज़ कॉल हो चुके हैं, अभी भी 4 रुपये पेंडिंग है। इसे कैसे वेरीफाई किया जाएगा? शेयर अलॉटमेंट लेटर होगा, वहाँ लिखा होगा, बैंक की रिसीट होगी कितनी अमाउंट हो चुकी है, और आपके पास शेयर्स होंगे, उसके बेसिस पर वेरीफाई किया जा सकता है। अगर बिजनेस के अगेंस्ट कोई भी क्लेम है, कोई भी विवाद है, कोई भी केस चल रहा है, तो उसे भी डिटेल में लॉयर से डिस्कस किया जाएगा कि अगर ये केस हार जाते हैं तो क्या लायबिलिटी अराइज हो सकती है। अगर कोई गारंटी दी गई है, जैसे होल्डिंग कंपनी कई बार अपनी सब्सिडरी कंपनी को गारंटी के नाम पर गारंटी देती हैं, तो इसको गारंटी को भी वेरीफाई किया जाएगा, किस बेसिस पर गारंटी जो है वो दी जा रही है, क्या एविडेंस अवेलेबल है, इसकी जांच की जाएगी। अगर किसी थर्ड पर्सन ने लोन लिया है और आपने उसे सिक्योरिटी दी है, तो उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा? लोन का सिक्योरिटी का अग्रीमेंट होगा, ऑडिटर उस अग्रीमेंट के बेसिस पर वेरीफाई कर सकता है। सारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई जाती हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली नहीं दिखाई जाती बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट में टिप्पणी के रूप से दिखाई जाती है, फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे शो की जाती है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 फाइनली ख़त्म होता है। इस चैप्टर के लिए हमने ये बुक्स रेफ़र की हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे।